तो आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ क्लास 7 का साइंस एनसीईआरटी का जो है, जिसमें कि 11th चैप्टर था जंतुओं में और पादपों में परिवहन कैसे होता है। तो इसके पहले हमने देखा ही था कि हार्ट और शरीर का और लंग्स का क्या कनेक्शन है और किस प्रकार से ये क्रियाएं करती है, जो उसको कि जिसके बारे में दोहरा परिसंचरण तंत्र के थ्रू बताया गया था, समझाया गया था। तो अगर इसमें हम स्पेसिफिक भी देखें तो हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, यानी हृदय। जो हृदय है ये हमारे वक्ष गुहा में स्थित निचला उसका सिरा जो होता है कुछ बाईं ओर झुका हुआ होता है। अगर हम आपको दिखाना चाहें इसका स्ट्रक्चर तो कुछ ये है इस तरीके से। तो इसमें देखिए हमारे बाईं तरफ में ये हमारा भाग जो, अगर हम ऐसे खड़े हो तो हमारा जो इधर का साइड जो बाया होता है, तो बाईं तरफ में ये कुछ झुका हुआ इसका भाग होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो हार्ट 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। और जैसे कि ऊपर वाला नीचे वाला कक्ष अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर वाले अगर भाग की बात करें, यहाँ से यहाँ तक ये जो है, यहाँ से यहाँ तक के भाग की बात करें तो आलिंग बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को हम निलय बोलते हैं। तो अगर हम इसमें भी एक सेप्टम होता है, यानी कक्षों के बीच के विभाजन करता है, विभाजन द्वार जिसको बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं। ये सेप्टम इसको दाईं और बाईं की तरफ बांटता है हार्ट को। तो अगर इसमें भी दाईं बाईं की तरफ में भी देखें, ऊपर की तरफ जो होता है बायां आलिंग होता है और नीचे की तरफ बायां निलय होता है। और इस साइड देखें तो ये देखिए यहाँ पे इधर दायां आलिंग है और यहाँ पे दायां निलय होता है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये दिखाया गया कि यहाँ से सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे हमने जाना था कि लंग्स से जो वाहिकाएं कनेक्ट होती हैं, जो भी वाहिकाएं लंग से कनेक्ट हो रही हैं और हार्ट तक आ रही हैं, उनको हम फुफ्फुस बोल रहे थे, फुफ्फुस। और जिसमें ब्लड जो है शुद्ध रक्त बह रहा था, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आ रहा था, उसको हम बोल रहे थे कि जैसे यहाँ लंग्स है, अगर लंग्स है तो लंग्स से अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो फुफ्फुस शिरा में आता है। ना कि अगर हम बात करें केवल धमनी के, धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। यहाँ पे जब लंग्स से कनेक्ट होता है तो फुफ्फुस शिरा के थ्रू आता है। यहाँ पे कुछ 2 छिद्र दिख रहे हैं जिससे के माध्यम से वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता हुआ यहाँ पे आता है। यहाँ बायां आलिंग से फिर बायां निलय में जाता है, फिर बायां निलय से फिर इसके थ्रू ये यहाँ पे एक महाधमनी है, यहाँ पे ये पंप करते हैं तो नीचे की तरफ जाता है और फिर नीचे से फिर ऊपर की तरफ ये जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे महाधमनी में होते हुए जाता है। महाधमनी से फिर पूरे शरीर में चला जाता है। वो तो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर से होते हुए कोशिकाओं में चला जाता है। वहाँ से फिर CO2 बनता है, यानी कि जो ATP जो है टूटता है, ADP में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा मुक्त होती है और CO2 बनता है। और वो CO2 फिर शिरा के माध्यम से होते हुए आता है, और जब वहाँ से आता है शिरा के माध्यम से तो फिर महाशिरा से होते हुए आता है हार्ट में। हार्ट के किसमें? दायां आलिंग में आता है, फिर दायां आलिंग से फिर दायां निलय में आता है, फिर दायां निलय से फिर ऊपर की तरफ जब जाता है इधर साइड में, फिर इसको जब हार्ट नीचे की तरफ संकुचित करता है, नीचे का ऐसे दबाते हैं तो फिर ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से होते हुए जाता है फुफ्फुस धमनी में। हमने बताया था कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये हार्ट लंग्स से कनेक्ट हो गया, तो लंग्स से जब कनेक्ट हो जाए तो वही धमनी जो यहाँ पे जो शिरा का काम करे वो धमनी होती है, जो कि फुफ्फुस धमनी काम करने लगती है, यानी CO2 वाला रक्त बहने लगता है और वो जाता है फिर वहाँ पे लंग्स में। और लंग्स के पहले वहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे हीमोग्लोबिन अलग कर देता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और CO2 अलग, और उसको छोड़ देता है। CO2 फिर बाहर होते हुए हम निकाल देते हैं सांस के थ्रू। तो ये चीज़ें थी, इसमें हमने ये चीज़ समझा था कि यहाँ पे हार्ट में किस तरह से काम कर रहा है। तो ये हो गया हार्ट के बारे में। और हार्ट की खोज सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र जो है कि मतलब किस तरीके से काम करता है, ब्लड हमारे शरीर में कैसे कैसे घूमता हुआ जाता हो, तो वो उसकी खोज जो है विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। और जो रक्त स्पंदन नापते हैं ना, जैसे हम नसों को देखते हैं तो वैसे हमारी जो स्पंदन दर होती है कि मतलब कितना स्पंदन दर होता है, उसको नापने का जो यंत्र होता है उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। और अगर हम बात करें तो अब तो ये तो हो गए पूरा
हार्ट के बारे में कि हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। और आपको थोड़ा सा पॉइंट बता दिया जाए तो सबसे पहली बात कि ये जो जिस यंत्र से स्पंदन दर नापते हैं, स्पंदन दर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और अगर इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमारा हार्ट होता है ये भी हमारे उत्सर्जन में काफ़ी योगदान निभा रहा है। क्यों? क्योंकि हम CO2 भी तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। CO2 का हम उत्सर्जन करते हैं, और जिसको उत्सर्जन में कौन हेल्प करवाता है? हार्ट करवाता है ये। और तो इस प्रकार से ये रहा हार्ट के बारे में। अब हम एक चीज़ और समझते हैं, जो रक्तदान होता है। अगर हम रक्तदान स्वेच्छा से अगर रक्तदान किया जाता है तो इसमें ना ही किसी को कोई इससे रक्तदान करने से किसी को ना तो कमी होती है, ना ही उनके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। और डॉक्टर जब रक्त लेते भी हैं, जो रक्तदान करवाते हैं, तो वो चेक करते हैं कि मतलब इनके लिए कितना उपयुक्त होगा देना और कितना नहीं। अगर कम होता है तो वो ऑटोमेटिक मना ही कर देते हैं कि नहीं, आप रक्त नहीं दे सकते, हम आपका रक्त ले भी नहीं सकते। अगर किसी को लगता है कि रक्त लेने से मतलब कि उसके हेल्थ पे नुकसान पड़ेगा, तो इसकी वजह से हमें रक्तदान करना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके रक्तदान हमें करना चाहिए। रक्तदान करने से बल्कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसा नहीं कि वो हानिकारक होता है। और रक्तदान करने से कई लोगों की जानें बचाई जा सकती है, तो अच्छा है, क्योंकि हमारा कुछ तो योगदान होगा समाज में, जिससे कि मतलब लोगों की हेल्प में आए। और कई बार ऐसा होता है कि रक्त की कमी से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, एक टाइम पे नहीं मिल पाता है। तो रक्तदान हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। तो ये अब हम समझते हैं उत्सर्जन के बारे में। तो उत्सर्जन क्या है? अगला शब्द है उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो उत्सर्जन सजीवों द्वारा कोशिकाओं में जितनी भी बनने वाली अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने के प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो और उत्सर्जन में भाग लेने वाले जितने भी अंग होते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हमारा स्किन भी उत्सर्जी अंग है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता ही है कि मतलब कि हमारे शरीर से पसीने के रूप में निकलता है कुछ अपशिष्ट पदार्थ, वो भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, जैसे नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो पसीने के रूप में निकल गया। तो इस प्रकार से वो भी स्किन भी हेल्प कर रहा है। और नाक उत्सर्जी अंग में ही आता है, क्योंकि ये भी CO2 को छोड़ रहा है। तो और मलमूत्र हो गए, जितने भी सारे ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं। और इनका प्रोसेस अगर हम देखें तो जैसे किडनी, सबसे पहले हम समझ लेते हैं किडनी के बारे में, यानी कि ब्रिक यानी कि किडनी। तो किडनी जो होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है 24 घंटे में 1 से लगभग 1.8 के लीटर जो यूरिन का स्राव करता है, जिसमें कि उस यूरिन में 95% जल होता है और 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य कुछ पदार्थ होते हैं। तो क्या क्या होता है मूत्र में, यानी कि यूरिन में जल होता है और यूरिया होता है और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, जिसमें 95% जल की मात्रा होती है और यूरिया 2.5% यूरिया होती है और 2.5 अन्य कुछ पदार्थ होते हैं। तो अगर हम जल का अगर आणविक सूत्र भी देखें तो H2O होता है, और रासायनिक सूत्र सॉरी, और यहाँ पे यूरिया का NH2CO NH2 ये हो गया। और तो जैसे
पदार्थ जो है कि पाए जाते हैं। और अगर हम इसका भी प्रोसेस देखें किडनी में किस तरह से काम होता है, किस तरह से काम चलता रहता है, तो उसको समझते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये किडनी है, तो किडनी में हम देखते हैं कि दो नसें इसमें दिख रही हैं, एक ब्लू है एक रेड है। जो ब्लू नसें हैं ये शिरा है, और जो ये रेड वाली नसें हैं वो है धमनी। तो अगर हम वाहिकाएं, नसें नहीं का नसें वाहिकाएं हैं, तो ये दो वाहिकाएं हैं। वाहिका लगी जिसमें कि हम जानते हैं कि शिरा जो होता है, अब हमारे नस में हम देखते हैं कि दो, एक तो नस होती है जिसका कि हम स्पंदन का देखते हैं, वो जो कि हमें दिखाई नहीं देती, हमारे हाथ मतलब शरीर के अंदर होती है, थोड़ा अंदर की तरफ होती है, और उसकी जो नसें होती है काफ़ी मोटी होती है। तो हम उसके पल्स को भी चेक कर लेते तो पता चल जाता है। लेकिन एक नसें ऐसी होती है जो दिखने में कुछ हरी टाइप की दिखती है, जब जो कि बाहर से ही दिख जाती हैं। तो ये नसें पतली होती है और इसमें से रक्त का प्रवाह धीरे धीरे होता रहता है। तो क्योंकि यहाँ से तो वो हमारे शरीर से मतलब कि हार्ट की तरफ जाती है, तो यहाँ से कोई प्रेशर तो बनता नहीं, इसकी वजह से वो धीरे धीरे नसों में रक्त का स्राव होता रहता है, वो ऊपर की तरफ जाती है। जबकि यहाँ से हार्ट का पंप होने की वजह से यहाँ पे नसों का तेज़ी से प्रवाह होता है, जिसकी वजह से हमें उसकी स्पंदन पता चलती रहती है। तो अब यहाँ पे वही चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जो ब्लू वाली नसें हैं वो शिरा है, और जो रेड वाली ये धमनी है, तो धमनी वाली। तो इनका किडनी का काम क्या होता है कि किडनी रक्त में से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको छानने का काम करता है। तो जिसके वजह से उसमें से यूरिया निकलता है, मतलब कि मूत्र का स्राव होता है। तो उसमें यहाँ पे ये किडनी जो है ये एक छलनी की तरह होता है, हमारे शरीर में छानने का काम करता है। तो यहाँ से जैसे कि कुछ जो इम्प्योर ब्लड होते हैं वो सब आते हैं यहाँ पे, मतलब कि उस रक्त में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ थे वो साथ में ही रहते हैं, और यहाँ पे आके यहाँ पे इसके अंदर जो होते हैं बोमेन संपुट होते हैं, हेले लूप होते हैं, ये सब मतलब कि अपना उसमें प्रोसेस होता रहता है। क्लास 6-7 के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, तो इसमें कुछ प्रोसेस होता है जो कि फिर उसके थ्रू रक्त अलग हो जाता है, और जो बचा हुआ मतलब रक्त होता है जो कि काम आ सके वो अलग हो जाता है, और बाकी जो अपशिष्ट होता है जैसे कि जल होता है और उसमें जो भी यूरिया का मात्रा होता है वो सब अलग हो जाता है, और जो अलग हो जाता है वो आ जाता है इसमें, जिसको बोलते हैं हम मूत्रवाहिनी में आ जाता है। और बाकी जो रक्त था जिसे छलने के बाद कुछ खनिज लवण उसमें होते हैं और रक्त होते हैं, वो इस वाली नस में चले जाते हैं और इसके थ्रू फिर चले जाते हैं शरीर में। और ये बाकी जो है यहाँ पे मूत्र जो होता है यहाँ पे आगे मूत्राशय में स्टोर होता है, फिर उसके बाद मूत्र यहाँ पे मूत्र मार्ग के थ्रू फिर मूत्र के थ्रू निकाल दिया जाता है, मतलब कि उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये था किडनी के बारे में। तो अब हमने हार्ट के बारे में भी समझ लिया, किडनी के बारे में भी समझ लिया। और अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में जैसे कि अगर देखा जाए तो पसीना भी एक उत्सर्जन के तौर पे होता है, जिसमें कि त्वचा रोल करता है। पसीना भी जो होता है ये भी उत्सर्जित पदार्थ ही है। और जैसे अगर हम इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जैसे कोई कुम्हार होता है, वो चिकनी मिट्टी से वो बर्तन बनाता है, उसके साथ में वो जो घोड़े का वो पाया जाता है, जो लीद होती है ना, उसको लेके उस पर जब मटका बनाता है उसी टाइम उसके ऊपर मतलब उसी मिट्टी में मिला के वो करते हैं। तो घोड़े का जो लीद होता है उससे मतलब कि उस पर पोत देते हैं। फिर उसके बाद जब मटके को जब गर्म मतलब कि सुखाने के बाद फिर हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, तो उस टाइम क्या होता है वो जो जल जाता है, उसका जो लीद होता है उसकी वजह से क्या होता है, जलने के बाद क्या होता है कि उस मिट्टी के बीच में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब पानी घड़े में डाला जाता है, जब पूरा बर्तन तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद जब उसमें घड़े में पानी डालते हैं तो उसी छिद्र की वजह से फिर क्या होता है कुछ पानी का उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से अंदर वाला जो पानी होता है उत्सर्जन नहीं कर सकते, वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से फिर वो जो पानी होता है वो धीरे धीरे क्या होता है ठंडा होता है।
तो ये चीज़ें तो हुई मतलब कि उस घड़े के बारे में। उसी तरह से हमारे शरीर में भी कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से कि जब गर्मी होता है तो फिर क्या होता है, पसीना के रूप में वो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से फिर हमारा टेम्परेचर भी कहीं कहीं सामान्य होता है। तो इसलिए पसीना जो होता है हमारे तापमान को अनुकूल बनाने रखने में काफ़ी हेल्पफुल करता है। और बाकी अगर हम बात करें किडनी में, तो जो अगर कई बार होता है कुछ लोगों का किडनी भी खराब हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ कृत्रिम विधि यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, तो उसको छानने का जो काम होता है उसको हम अपोहन करते हैं। अपोहन यानी कि डायलिसिस करते हैं। तो कौन सी उसको क्या कहते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस विधि द्वारा मतलब कि यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है, तो वो तो कृत्रिम विधि हो गया। और अगर हम बात करें कि जैसे कि ये तो मनुष्यों का होगा, लेकिन हर जीवों में हम लोगों में क्या होता है कि जैसे कि हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन हर जीव जो होते हैं ज़्यादातर मतलब ये है कि नाइट्रोजन का ही उत्सर्जन कर रहे हैं हम लोग। और हर जीव जो होते हैं, हर जीवों में निष्कासन की विधि जो होती है अलग अलग तरीके से होती है। जैसे अगर हम बात करें मछली की, तो मछली की बात करें, मछली या फिर हम कह सकते हैं कोई भी जो जलीय जीव होते हैं उनमें जो उत्सर्जन होता है अमोनिया के रूप में होता है। जितने भी जलीय जीव हो गए, मछली हुई, तो उनमें उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। और जो भी पक्षी हो गए, छिपकली हो गए या सांप हो गए, उनमें जो उत्सर्जन होता है अर्धघन के रूप में होता है, यानी सेमी सॉलिड के रूप में होता है, जिसको बोलते हैं यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल के रूप में होता है किसमें, तो पक्षी, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता रहता है, पक्षी, छिपकली और सांपों में जो होता है यूरिक अम्ल के रूप में होता है। यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन होता रहता है। और ये तो बात हुई कि मतलब कि, और हाँ, मनुष्यों में क्या था, मनुष्यों में तो ये था ही कि यूरिया है और अमोनिया होता है NH3, तो ये चीज़ें होती है। और बाकी जैसे सोडियम क्लोराइड भी होता है, मतलब पसीने के रूप में जब निकलता है तो वो भी हो जाता है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कि मनुष्यों में उत्सर्जन परिवहन किस तरह से हो रहा है। अब हम समझते हैं पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन यानी कि पौधों में किस प्रकार से परिवहन होता है। जिस प्रकार से हम लोगों में धमनी होती है, सिरा होता है। धमनी का काम होता है कि शुद्ध रक्त को लेके जाना, सिरा का काम होता है इम्प्योर ब्लड को वापस लेके आना। वैसे ही पौधों में कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है, जिसमें कि जैसे कि उसमें दो चीज़ें होती है। पौधों में जो संवहन का काम करता है, यानी कि जो भी परिवहन का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं संवहन ऊतक। कुछ ऊतक जो होते हैं, क्योंकि ऊतक क्या है, तो ऊतक जो होता है एक विशेष कार्य के लिए बनी कुछ अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लीवर के बारे में, तो लीवर के जो ऊतक होते हैं अलग प्रकार के ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। और अगर हम अग्न्याशय की बात करें, तो अग्न्याशय के जो ऊतक है उसके अलग कोशिकाओं के बने होते हैं। हमारे स्किन के जो ऊतक है वो अलग प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। इस प्रकार से हमारे आँख के जो ऊतक है वो अलग प्रकार के कोशिकाओं से बने। इस प्रकार से हमारे शरीर में जो भी अंग है ना, हर एक सब अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो वैसे अब हम यहाँ पे बात करते हैं पादपों में, जिसमें कि संवहन ऊतक होता है। यानी संवहन का मतलब कि ले जाने लेके आने वाला जो होता है संवहन ऊतक, इनका अलग होता है द्वितीयक ऊतक, जो कि दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है जिसको बोलते हैं जाइलम होते हैं। जाइलम यानी कि जिसको हम कहते हैं दारू, वो ड्रिंकिंग वाला दारू नहीं, ये पौधा वाला दारू है। तो शराब, एल्कोहल को भी दारू बोलते हैं, तो वो वाला नहीं है। ये जाइलम है पौधों का, जिसको दारू बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है, तो जो जाइलम होते हैं, जो पौधे होते हैं, पौधों से जमीन से
पानी तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और पौधों के ऊपर पहुंचाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो ये कौन काम करता है? जाइलम का काम होता है। और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम और फ्लोएम को बोलते हैं पोषवाह। पोषवाह, पोषवाह नाम से पता चल रहा है। पोषवाह मतलब कि पोषक तत्वों को वाहन करना। तो ये फ्लोएम होता है। कहने का मतलब ये है कि जाइलम का काम था जमीन से पानी तथा खनिज लवण को अवशोषित करके पत्तियों तक ऊपर की तरफ पहुंचाना। लेकिन फ्लोएम का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो भोजन बनता है उस अब वो बना हुआ भोजन को वापस लेके आना और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, इनका काम होता है। जड़ों तक, यहाँ तक पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। तो इस प्रकार से अगर हम स्ट्रक्चर में भी देखें तो जैसे कि ये कुछ स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर इसमें ये है, इसको बोलते हैं जाइलम, जो कि बीच में पौधा है। पौधा के जैसे अगर हम उसके अनुप्रस्थ काटेंगे, यानी अनुप्रस्थ का मतलब जैसे कि ये चीज़ है, इसको हम ऐसे हमने काट दिया तो ये हो गया, ये अनुप्रस्थ भाग। अनुप्रस्थ भाग में देखेंगे तो बीच वाले सेंटर में देखेंगे तो ये हो गया जाइलम। और इसके यहाँ पे बड़े बड़े कुछ इसके सेल्स होते हैं, अगर देखेंगे तो ये होता है फ्लोएम, इस तरीके से होता है। और ये है फ्लोएम। तो और ये जो होता है ये मूल है। तो फ्लोएम जो मुझे पदार्थों को ले जाता है फिर मूल तक भी पहुंचाता है। और ये तो हो गया, यहाँ पे ये क्या है? ये बीच वाला ये जाइलम है, ये है फ्लोएम है। और जो पौधे होते हैं उनमें ना साल दर साल होता है कुछ वलय बनते हैं, जिसको कुछ नीम का पेड़ हो गया या फिर पीपल का पेड़ हो गया, काफ़ी सब पुराने होते हैं। तो हम कहते हैं ना कि कैसे पता चलेगा कि ये पौधा पुराना है? तो क्या करते हैं, जब वो करते हैं ना अनुप्रस्थ, तो उसका जब काटा जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारे वलय पड़ते हैं, ऐसे कुछ वलय होता है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। इस तरह से वलय होता है जो कि ये साल दर साल मौसम के अकॉर्डिंग बनते रहते हैं। कि कभी होता है ठंडियों में मतलब सही से काम कौन ज़्यादा कर रहा है, तो गर्मियों में कौन कर रहा है, बरसात में कौन कर रहा है, मतलब ये मौसम के हिसाब से बनते हैं। तो ये वलय इस प्रकार से, और इस वलय को हम गिन के मालूम करते हैं कि पौधा जो है कितने साल का होता है। और अब इनमें तो ये हो गया परिवहन के बारे में, जैसे मनुष्य में परिवहन के बारे में हमने जाना, फिर हमने मनुष्य में उत्सर्जन के बारे में समझा, और जीव में भी उत्सर्जन किस तरह से होता है। अब पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है? तो पौधे जो होते हैं वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए या फिर अपने टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए वो भी उत्सर्जन करते हैं। तो जैसे कि पानी के रूप में करते हैं। कभी देखिएगा एक पौधा है, उसके मतलब पत्तियां हैं, तो उस पत्ती पे एक प्लास्टिक लेके बांध दीजिए, ऐसा मतलब ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो। फिर उसके बाद देखिए तो उस पत्तियों में उस प्लास्टिक में पानी का कुछ उसमें नजर आएगा, कुछ बूंदे नजर आएंगे, जो कि वो क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए उत्सर्जन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्लास्टिक को बांधने के लिए इसलिए कहा कि ताकि जो पानी है वाष्पोत्सर्जित होकर उड़ जाता है, पत्तियों पे तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन अगर उसको बांधेंगे तो फिर हमें मालूम चल जाता है। तो ये था जंतु और पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर।